This is Tanajuran. Patrana. Then Tanajur.
हेलो दोस्तों, लाइव चैट कर दोस्तों। आप लोग मेरा लाइव में जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद है। कहाँ कहाँ से देख रहे हो आप लोग, प्लीज लाइव चैट करो। हमारी तरफ बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। आप लोगों का उधर ठंडी का हाल समाचार बताइए। हाय, हेलो रोनाल्डो। आप कहाँ से देख रहे हो, प्लीज मेरा धन्यवाद मेरा लाइव में पहला लाइव चैट करने के लिए। हाय हाय हाय। मेरा आवाज़ जा रहा है कि नहीं? नहीं बोल सकता है। आप लोग बता दीजिए। कहाँ से? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ भैया। आप कहाँ से देख रहे हो? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ मैं। आप कहाँ से देख रहे हो? गुजरात से। थैंक यू, धन्यवाद मेरा लाइव में जुड़ने के लिए। आप क्या काम कर रहे हो भाई? गुजरात का उधर भी तो ठंड तो बहुत ज़्यादा ही लगता है, तो अभी कैसा ठंड लग रहा है? हमारा इधर से थोड़ा कम ही लग रहा है उधर ठंड। लाइव चैट करो दोस्तों लोग। आप लोग कैसे हो? कमेंट तबन पे गते को का करे कोना पे नेल तबना चेल का मना पे तबना साथे चेल का रबांग कना आले दिसम से दा आडी आयमा संगे गे रबांग कना। तो प्लीज कमेंट ते बड़ा सिन तबन पे।
डंडी बोला हाय हेलो। बोलिए दोस्तों लोग और बाकी हाल समाचार। ये लखा दे लखा में ही था ठीक है नाम रचा जी कहते हैं sering ke bang hidup kena etak lekana aku hidup kena top lekona nanti ada misteri layak में top lekona hidup kecek kecek mama cem Indo cem nemki दे टने के और मैं टन बुलों पे कर देने वाली हूँ ना के बारे में धार कर Nyal masih jika coba hijaukan. Nanti lain ande kan juga ada ande tu. Jadi
ये मिसाइल इतना पूरा का पूरा एरिया कवर करेगा, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर ईरान, ये छोटे छोटे देश जो है, उसी के साथ साथ पूरा पूरा लगभग चाइना आराम से कवर हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो भाई साहब हमें और भी इधर एरिया कवर करना है, तो अपनी सबमरीन उठाकर हम यहाँ जाकर यहाँ से भी लॉन्च कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से लॉन्च करेंगे तो और एरिया इधर कवर कर देगा। अगर मान लेते हैं कभी इधर और कवर करना है, तो भारत बे ऑफ बंगाल से अपनी सबमरीन हटाकर कहीं यहाँ लाकर यहाँ से लॉन्च कर देगा। तो आराम से भारत काफी 10 से ज्यादा किलोमीटर एरिया को कवर कर सकता है। और ये जो मिसाइल K4 बनाई गई है, ये K4 मिसाइल केवल आप सबमरीन से लॉन्च नहीं कर सकते, आप इसे हवा से भी लॉन्च कर सकते हो, जमीन से भी लॉन्च कर सकते हो, और सबमरीन से तो कर ही सकते हो। लेकिन सवाल उठता है कि सबमरीन में कितनी मिसाइलें रखी जा सकती है, तो ये कितना किलो उलो का है। अगर इन सब के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि भारत एक ऐसी मिसाइल बना चुका है ना कि भाई साहब आप जान जाइए अब पूरी दुनिया पर वापस से डरेगी। देखिए मिसाइलें कई प्रकार की होती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल जानते हो कैसे होती है? वो ऐसे यहाँ से उड़ेगी, वहां से जा कहीं गिरेगी, जहाँ का टारगेट सेट किया जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल को रडार में पकड़ना काफी ज्यादा खतरनाक होता है, मतलब नहीं पकड़ा जा सकता क्योंकि ये बहुत ऊंचाई से जाती है। और एक क्रूज मिसाइल होती है, वो ऐसे 113 में कहीं ना कहीं जाकर मतलब टारगेट को हिट कर ही देगी, तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। जो बैलिस्टिक मिसाइल जब एक बार निकल जाती है फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, फिर वो जहां जाना है उसको वहीं पर जाकर गिरेगी। अब आप ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुने होंगे, तो वो खचर पचर कहीं से भी जा सकती है। अगर मान लेते कोई फाइटर जेट को इधर मुड़ गया तो आपकी जो ब्रह्मोस है वो भी इधर मुड़कर मार सकती है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल में नहीं, एक बार निकली तो जहां टारगेट सेट किया वहां जाकर मार सकती है। और इतनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा खतरनाक मानी जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा पावर होती है इसमें। अब देखिए असल में ये जो मिसाइल है, ऐसा नहीं है कि भारत ही ने ऐसी मिसाइल बनाई है, ऐसी मिसाइल यूएसए के पास है, चाइना के पास है, रशिया, फ्रांस और यूके के पास भी है। इस मिसाइल को हम क्या कहते हैं? असल में इस मिसाइल को कहा जाता है SLBM। इसका फुल फॉर्म होता है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि सबमरीन से जो मिसाइल को लॉन्च किया जा सके, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। एक होता है ICBM। ICBM का मतलब जानते हो? यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसे कह भी सकते हो, लेकिन खासकर ये सबमरीन से लॉन्च की जाती है तो इसे SLBM कहते हैं। जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार कर सके उसे हम ICBM कहते हैं। तो ये एक कॉन्टिनेंट से अगर दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार कर सकती है तो वो ICBM कहलाएगी, अगर नहीं कर सकती तो नहीं कहलाएगी। लेकिन हाँ खास तौर पर इसे हम SLBM जरूर कह सकते हैं। बहरहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इसे आप सबमरीन से लॉन्च कर सकते हो। भारत के पास ऐसे 2 सबमरीन है जिससे लॉन्च किया जा सकता है। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इसके अंदर 2000 किलो तक का वॉरहेड यानी कि पेलोड भरा जा सकता है। फ्यूल की बात करें तो सॉलिड फ्यूल होगा। अगर इसकी वेट की बात करें तो लगभग 17 से इसे बिस्कुट से मिटा और ये भारत रेंज की पोस्ट बात कर करें तो लगभग 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। पोस्ट करना और सिक्रेट पोस्ट करना सिक्रेट तो बनना नहीं भरा जा हैं सकता है। 10 टका लो होता है ना एटम बॉम्ब शटम बॉम्ब, वो सब नहीं, मतलब न्यूक्लियर वॉरहेड भरा जा सकता है जो कि इससे जाकर गिराएगा। अब न्यूक्लियर वॉरहेड जहां पर गिरेगा तो जानिए बांग्लादेश छोटे तो है, फिर से अगर भारत एक भी गिरा दे तो पूरा खत्म हो सकता है। फिर अगर बात करें तो इसकी लेंथ 10 से 12 मीटर है। इसको अगर डेवलप की बात करें तो DRDO ने किया है। और अगर आप गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस का है, बहुत खतरनाक होता है। असल में ये जो आपकी K4 बैलिस्टिक मिसाइल है इसे आप SLBM भी खास तौर पर कहते हैं। ICBM खास तौर पर उसे कहा जाता है जो 5000 किलोमीटर ज्यादा स्पीड को मार कर सकता है। जैसे भारत के पास मिसाइल और भी काफी मॉडिफाइड तो वो सब इतना मार कर सकती है। लेकिन बहरहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे क्या ऐसी मिसाइल और किसी देश के पास नहीं? अरे है, जैसे कि अगर आप देखोगे यूके के पास भी ऐसी मिसाइलें हैं और वो इनसे भी दूर तक मार कर सकती है। कोई 8000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 15-20,000 किलोमीटर
नंबर में भले ज्यादा होगी K15 और K4, तो K4 ज्यादा आते हैं और K15 जो है वो लगभग इसकी रेंज 750 किलोमीटर है और K15 की अगर बात करें तो 12 ठो भरा जा सकता है इसके अंदर, लेकिन K4 को केवल 4 ठो, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, मारक क्षमता ज्यादा है और आधुनिक में भी वो ज्यादा है। तो मतलब अगर एक बार आप सबमरीन लेकर उतारोगे तो लगभग आप 4 ठो लेकर उतार सकते हो K4 को और K15 को 12 ठो। और भारत के पास ऐसी 2 सबमरीन है। आप खास तौर पर मान लीजिए कि एक ही सबमरीन है, क्योंकि एक जो रहती है वो मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन में चलती रहती है। तो अभी भारत उतना नहीं हो पाया है जितना चाइना, यूएसए, यूके और फ्रांस हो पाए हैं, लेकिन बहरहाल उस रास्ते पर निकलना चालू कर दिए। लेकिन अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे क्या बांग्लादेश के लिए, तो ऐसा भारत वैसे ही काफी है। भारत खाली उत्तर प्रदेश खाली दे दीजिए ना और कह दीजिए योगी, अरे देखिए मतलब वो हिंदू बारे कुछ बोल रहे हैं, अरे भाई साहब योगिया फाट पड़ेगा इनके ऊपर और इस हिसाब से भाई साहब ठोका ठोकवाएगा ना। अगर कोई कचर पचर किया पहले दिन करूंगा, उसके बाद पूछा जाएगा क्या बोले थे तुम। हाँ भाई साहब इस हिसाब से योगी ठोकेगा। लेकिन बहरहाल अगर आप सोच रहे हो बांग्लादेश भारत को उखाड़ देगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, बहुत ज्यादा भारत के अंदर अशांति बनाने की कोशिश करेगा और कुछ नहीं करेगा। और जब भारत ने यहीं पर सफल परीक्षण जानबूझ कर किया, क्योंकि दिखे बांग्लादेश से भाई जब कुछ उड़कर जा रहा है, चाइना को भी दिखे कुछ उड़कर जा रहा है, और जब से ये किया गया तब से लौटा है। और भारत ने साफ मैसेज दे दिया कि चाइना और बांग्लादेश सुन लीजिए, अगर चक्कर पकड़ लो तो उसकी बात नहीं। और हाँ, भारत ने जब ये मिसाल बना ली तो अब ये हो गया है कि भारत समुद्र से भी ना चाइना के बीजिंग में मार कर सकता है, चाइना के अन्य जगह पर मार कर सकता है। बहरहाल चाइना के पास भी वैसी मिसाइलें हैं जो कि भारत के दिल्ली में मार कर सकती हैं, लेकिन अगर चाइना को अब ये लगता होगा कि हम ही केवल मार कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है, भारत भी आराम से मार कर सकता है। और हाँ, ये सब चीजें दिखाना भी जरूरी है ताकि दूसरे देश को पता रहे कि भाई साहब अगर हम मारे तो वो भी उल्टा मार सकते हैं और आराम से मार सकते हैं। अब भारत मतलब जैसे पाकिस्तान जो था वो सोच रहा था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करना पड़ेगा भारत को, तो यहाँ यूपी से या दिल्ली से या कहीं और से ब्रह्मोस छोड़ेगा बहुत ज्यादा। लेकिन अब इनको पता भी नहीं चलेगा पाकिस्तान को, क्या पता बे ऑफ बंगलौर के ऊपर आकर इनके ऊपर फाट पड़ेगा। हाँ, तो भारत के पास अगर इस तरीके से K4 की तरह और आ जाती है मिसाइलें, तब तो पूरी दुनिया को डरना ही पड़ेगा। बहरहाल अभी भारत इस हिसाब से हो चुका है कि पूरी दुनिया को डरवा सकता है आराम से। लेकिन क्या लगता है कि इससे पाकिस्तान की ज्यादा हालत खराब हुई होगी कि बांग्लादेश? बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो वीडियो मिलते तब तक के लिए जय जय। ये बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं के घर फूके जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई है और ये बांग्लादेश के फिरोजपुर की तस्वीर और इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से आई है जहाँ दावा है कि हिंदुओं के घर है जिसे फूक डाला। और उसके बाद देखिए बॉर्डर पर प्रदर्शन शुरू हुआ, लोग भारत
नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ भी ऐसा हो कि मगर किसी को जिंदा जलाया जाए, फिर उस वक्त अल्लाह अकबर के नारे लगाए, ये कौन सा इस्लाम है भाई? हमें तो इस्लाम से तो बेखबर है, ऐसे इस्लाम से हमें तो वो इस्लाम चाहिए कि जहाँ अमन हो। हमने वो इस्लाम सीखा है जिस इस्लाम के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में शहादत पेश की, और जो बांग्लादेश में ऐसे दरिंदों ने ऐसे एक शख्स को जिंदा जला दिया है, ये वो इस्लाम है कि जो यजीद था जिसने इमाम हुसैन को भी सर झुकाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अपना सर दिया है, लेकिन ऐसे इस्लाम के सामने सर खा। चाचू और आपको ध्यान होगा पिछले बार के महीने दिसंबर के महीने में ये खुला ध्यान किया था 8 दिसंबर को, और आज पे कर रहा हूँ कि जो बांग्लादेश में जो हिंदू अत्याचार शुरू हुआ है, पिछले साल पहले दंगा हुआ था, वो आज तक कंटिन्यू है, खत्म नहीं हो रहा है। उसको खत्म करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ताकि बांग्लादेश में जो चल रहा है बांग्लादेश में वो बंद हो, हिंदू अत्याचार बंद हो, बांग्लादेश में तुरंत ने होना चाहिए। पास्टर चाचू पोखराल पास्टर जो यूट्यूब से पैसा नहीं कमा पा रहे ना, जितनी भी माता बहनें हैं, सिर्फ उनके लिए भाई, जो यूट्यूब से और इंस्टाग्राम पर रील बनाती है फॉलोअर से और कमाई नहीं कर पा रही क्योंकि चैनल ही मोनेटाइज हो रहा, और इंस्टाग्राम पर भी कमाई नहीं कर पा रही क्योंकि वहां पर पैसे मिलते नहीं है। तो आप पैसा कैसे कमा रहे हैं 2026
सिंसियर के हैं और इन्होंने हमसे बाय करा है तो इसलिए इनको गिफ्ट दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे फोन लिया है। कभी भी कुछ भी दिक्कत आएगा तो हम लोग हैं, आप इजीली आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मैं आपसे कहूं कि बिना मारे किसी को, अगर मैं आपसे कहूं कि बिना मारे किसी को अगर मारना सीखना हो तो कोई भारत से सीखो। अरे हाँ, वो भारत जो कि बिना मारे ही बांग्लादेश को मार डाला। आपने और हमने सोचा था कि भारत और बांग्लादेश के बीच अभी काफी विवाद हो रहा है, तो भारत जाएगा तो गोला बारूद लेकर अटैक करेगा, वैसे मारेगा। लेकिन भाई साहब, तो गोला बारूद तो छोड़िए, भूखे भी मार सकता है, क्योंकि जब भूख लगती है ना तो उसके बाद कुछ और नहीं, खाना याद आता है। और आप सोच कर देखिए कि अगर भारत खाना ही ना पहुंचाए तो आखिरकार भारत क्या क्या चीजें बांग्लादेश के अंदर दिया करता है और बांग्लादेश भारत को क्या दिया करता है। देखते हैं कि भारत इस बार भारी पड़ता है कि नहीं, और भारत अगर जो चीजें देता है अगर वो तुरंत कर दे, देखते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश अभी किस कंडीशन में है, जो अभी इतना ज्यादा बुरा है। देखने की कोशिश करोगे तो अभी ऐसी हालत होगी है बांग्लादेश। हाँ, किसी यूनुस की भले ऐसी हालत ना हुई हो, लेकिन बांग्लादेश की हो चुकी है। यूनुस की तो जेब भरते चली जा रही है, लेकिन बांग्लादेश के लोगों की जेब खाली होती चली जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे, और बांग्लादेश के लोग अभी अभी भले कूद रहे हैं, लेकिन बस कुछ दिन रुक जाइए, जब भूख लगी है तो लाइफ तो आपको लगेगा है। इस वजह से भारत को छोड़ नहीं है। देखने की अगर आप यहाँ पर कोशिश करोगे तो 1971 की ये फोटो है, जिस 1971 में भारत ने ये साइन किया था कि चलो हम तुम्हें एक नया देश बनाते हैं। 1971 के अंदर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, चाइना के खिलाफ अकेले उतरा था, केवल बांग्लादेश को एक नया देश बनाने के लिए। क्योंकि अभी जो पाकिस्तान है उसे वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, और अभी जो बांग्लादेश है इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। वो पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है उसने 3 लाख महिलाओं का बांग्लादेश में आकर शोषण किया था। तब जब हद पार हो गई तो भारत को जबरन उतरना पड़ा, क्योंकि बांग्लादेश के लोग भारत में भाग आ रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि बांग्लादेश अभी कोई जमीन नहीं बल्कि एक लावा और एक क्या चाहिए कायरतों की एक भूमि बन चुकी थी, जो कि पाकिस्तान के लोग आकर वहां पर बनाए। फिर उसके बाद भारत ने कहा कि सुनिए तो सही, अभी हम इसे जन्नत बनाते हैं। और उस टाइम के लिए तो बांग्लादेश की जमीन भारत को जन्नत बना दी। पाकिस्तान के खिलाफ लड़कर अमेरिका और चाइना, लेकिन हाँ, एक बंदे की और एक देश की कभी भी एहसास मत करिएगा उस टाइम, क्योंकि उस टाइम जब अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना भारत के खिलाफ हो चुके थे ना, तो शायद घृणा लेकर बचाने। तो उसके बाद क्या है कि अभी आपका बांग्लादेश मतलब भारत का विधवा ये समझ नहीं पा रहा कि पापा मम्मी और पापा कुछ बोल नहीं रहे, और पापा जहाँ एक लफड़ा लगाए तो देखते हैं कि पापा क्या करते हैं। देखिए, पापा कुछ नहीं करेंगे, पापा केवल इनकी पॉकेट मनी और इनका खाना पीना बंद कर देंगे। अरे जैसे बचपन में आप और हम जब नंगाई नहीं करते थे, अरे पापा हमको ये चाहिए, हमको 10 रुपए की चाहिए, तो पापा कहते हैं कि चलो बेटा ले लीजिए, चिंता काहे कर रहे हो। वैसे बांग्लादेश में, बांग्लादेश भारत का लड़का है तो इतना नहीं करोगे ना, पापा कुछ बोलेंगे। पापा कहेंगे कि मम्मी से इसका खाना बंद कर दो, पापा कहेंगे कि इसका पॉकेट मनी बंद कर दो, आलू प्याज चावल वो सब बंद कर दो इसका। उसके बाद भूख लगेगी लड़कों को, भूख लगेगी ये पापा अरे मत कुछ लाओ, खाली खिला दो हमें। अभी देखिए कि यही हाल होगा बांग्लादेश का। देखो बांग्लादेश में भी बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना और राग है सब लोग, लेकिन मैं असल में यहाँ पर पुराना तब ज्यादा चालू हुआ था, क्योंकि यहाँ पर एक उस्मान हादी करके एक आदमी, ये उस्मान हादी जो था वो जो स्टूडेंट थे ना उसका एक लीडर था कोई था, मतलब जो प्रोटेस्ट किया जाता था स्टूडेंट के माध्यम से उसका लीडर था, बड़ा नेता कहलाता था ये उस्मान हादी हुआ है। असल में ये भारत के खिलाफ काफी कट्टर विरोधी था भारत का, और भारत के खिलाफ काफी बड़े बड़े बयान दिया करता था कि हम ग्रेट बांग्लादेश बनाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, पाकिस्तान के साथ हो जाएंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान एक हो जाएगा और भारत। लेकिन फिर उसके बाद इनकी 12 दिसंबर को मौत हो जाती है, 4-5 तो गोली लगती है सिनेमा में, लगती है तो बढ़िया से उसके बाद नहीं बचते हैं 12 या 14 दिसंबर। लेकिन आप कहोगे कि भाई साहब जब ऐसी बातें बोला तो जब तक भारत ने मरवा, अरे नहीं भाई साहब, इसके देश के लोगों ने मरवा दिया। और जब
इसरो ने की नासा की बोलती बंद, सबसे बड़ा सैटेलाइट किया लॉन्च, नासा से भी आगे निकला इसरो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का नाम सुनते ही कभी पूरी दुनिया खामोश हो जाती थी, आज वही अमेरिका भारत के इसरो को देखकर अंदर ही अंदर घबरा रहा है। क्या काम चला था ना वॉशिंगटन के हाईटेक कंट्रोल रूम्स में आज जो सन्नाटा तो पसरा है, तो रड़े कते सा सगो कना इना दो आग बा को ना मत को हम ona sukri do meron do ko aintha ka aram aderida जिस भारत को दशकों hoy तक kate बड़ी ya पिछड़ा da हुआ da ni to टेक्नोलॉजी में ani to कमजोर समझा गया, आज वही भारत अंतरिक्ष की रेस में सबसे आगे खड़ा नजर आ रहा है। और ये कोई भावनात्मक बात नहीं है, ये पूरी तरह आंकड़ों और हकीकत पर आधारित सच है। दोस्तों, एक वक्त था जब पश्चिमी देश भारत को लेकर मजाक उड़ाते थे। कहा जाता था कि जिस देश में लोग अभी भी कपड़ों में आटे के नीचे पड़ते हैं, वो स्पेस प्रोग्राम क्या चलाएगा। कार्टून छापे जाते थे, भारत को बैलगाड़ी और साइकिल के साथ दिखाया जाता था। और सवाल पूछा जाता था, ऐसे देश में अंतरिक्ष में क्या क्योंकि वही भारत आज चांद के उस हिस्से पर पहुंच गया है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अगर आपको भी अपने साइंटिस्ट और अपने स्पेस एजेंसी पर गर्व है, तो एक सच्चे देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नासा का सालाना बजट लगभग $25 बिलियन के आसपास है, यानी इतना पैसा कि दुनिया के कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था उसमें समा जाए। दूसरी तरफ इसरो है, जिसका बजट नासा के बजट का 10वां हिस्सा है। लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो तस्वीर पूरी तरह उलट जाती है। कम पैसे में ज्यादा काम, कम रिसोर्स में ज्यादा सटीकता और कम समय में बड़े मिशन, यही इसरो की पहचान बन चुकी है। याद कीजिए मंगलयान मिशन, जब भारत ने पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में पहुंचकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उस मिशन का खर्च इतना कम था कि लोग तुलना करने लगे कि हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी का बजट उससे ज्यादा था। अमेरिका को यही बात सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि जिस काम के लिए उनकी कंपनियां अरबों डॉलर चार्ज करती हैं, वही काम भारतीय वैज्ञानिक इतने कम खर्च में कैसे कर लेते हैं। यही वो सवाल है जो आज अमेरिकी स्पेस इंडस्ट्री की नींद उड़ाएगा। दोस्तों, इसे कहते हैं जुगाड़, इसे कहते हैं फ्रूगल इंजीनियरिंग, यानी हर पैसे की कीमत समझना, हर रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल करना और बिना फिजूल खर्ची के परफेक्ट रिजल्ट निकालना। भारत ने इसी सोच को अपनी ताकत बना लिया है और आज यही सोच ग्लोबल स्पेस मार्केट में गेम चेंजर बन चुकी है। पहले जब किसी देश या कंपनी को अपने भारी सैटेलाइट लॉन्च कराने होते थे, तो उनके पास दो ही ऑप्शन होते थे, या तो अमेरिका की कंपनियों के पास जाएं या फिर यूरोप की एजेंसियों के पास।
छोटे और विकासशील देश सपने में भी सोच नहीं सकते थे, लेकिन इसरो ने यह पूरा गणित ही बदल दिया। PSELV और LVM-3 जैसे रॉकेट्स ने यह साबित कर दिया कि सस्ता मतलब कमजोर नहीं होता, बल्कि सही डिजाइन, सही इंजीनियरिंग और सही प्लानिंग से दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च भी किए जा सकते हैं। यही वजह है कि आज सिर्फ छोटे देश ही नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी अपने कीमती सैटेलाइट्स भारत के रॉकेट पर भेजने को तैयार हैं। जब वनवेव जैसी कंपनी ने अपने दर्जनों सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए इसरो को चुना, तो ये अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि वनवेव में पश्चिमी देशों का भारी निवेश है। अरबों डॉलर दांव पर लगे थे, और फिर भी उन्होंने भरोसा किया भारतीय तकनीक पर। ये भरोसा यूं ही नहीं आया, ये वर्षों की मेहनत, सफल मिशन और लगातार बेहतर होते ट्रैक रिकॉर्ड का नतीजा है। लेकिन दोस्तों, इसरो की ये कामयाबी रातों रात नहीं आई। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष है, एक लंबी लड़ाई है, और वो लड़ाई सिर्फ तकनीक की नहीं थी, वो राजनीति की भी थी, दबाव की भी थी, और आत्मनिर्भर बनने की जिद की भी थी। 1960 के दशक में जब भारत ने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया, तब हमारे पास न पैसा था, न आधुनिक मशीनें और न ही विदेशी सपोर्ट। पहले रॉकेट की पुर्जे साइकिल और बैलगाड़ी पर लादकर लॉन्च पैड तक ले जाए गए। आज ये कहानी प्रेरणादायक लगती है, लेकिन उस वक्त दुनिया इसे मजाक समझती थी। एक समय ऐसा भी आया जब भारत को क्रायोजेनिक इंजन तकनीक देने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका ने सिर्फ खुद मना नहीं किया, बल्कि रूस पर भी दबाव डाला कि वो भारत की मदद न करे। मकसद साफ था, भारत को हमेशा दूसरों पर निर्भर बनाए रखना, ताकि वो कभी खुद अपने दम पर खड़ा न हो सके। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। हमारे वैज्ञानिकों ने ठान लिया कि अगर कोई तकनीक नहीं देगा, तो हम खुद बनाएंगे। सालों की मेहनत, असफलताएं, आलोचना, सब कुछ सहा लिया, और आखिरकार भारत ने अपना स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाया। आज इसी स्वदेशी तकनीक के दम पर भारत के चंद्रयान सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी चलो ठीक। हाय, हेलो हेलो, थैंक यू भैया लाइक करने के लिए, मेरा लाइव को लाइक करने के लिए। पहला लाइक है।